हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी वेजिटेबल्स पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भिंडी के बारे में, यानी कि ओकरा के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसके यूज क्या होते हैं, इसका जो पोषण महत्व क्या होता है, मेडिकल महत्व इसका क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी वाली फसल है, यानी कि महत्वपूर्ण वेजिटेबल्स है। और इसका जो फैमिली होती है वो होती है इसकी मालवेसी। और वहीं अगर हम बात करें इसके बॉटनिकल नेम की, तो बॉटनिकल नेम इसका होता है एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। और फैमिली इसकी होती है मालवेसी, जो कि हमारी कपास की भी जो फैमिली होती है वो मालवेसी ही होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कपास की कौन सी फैमिली होती है। कपास की और भिंडी की एक ही फैमिली होती है, मालवेसी। भारत में भिंडी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और ये गर्मियों में की जाती है। इसके साथ ही आते हैं इसके उपयोग तो सब्जी बनाने में किया जाता है, तलकर भुजिया या करी बनाने में भी किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड या सूप बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जो कि एक नॉर्मल बात है। इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। ये नॉर्मली कभी कभी पूछा जाता है, ज्यादा इसका जो उपयोग वगैरह जो होते हैं इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता है। इसमें ज्यादा बड़े क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे इसकी बीज दर हो गई, वेराइटियां हो गई, इसके रोग हो गए, कीट हो गए, और भी ऐसी कोई आगे की जो हम चर्चा करेंगे उनमें से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। पोषण महत्व की बात करें, विटामिन ए और सी पाया जाता है, फाइबर अधिक पाया जाता है, पाचन क्रिया में सहायक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। और यदि मेडिकल की बात करें तो ये क्या है कि जो डायबिटीज होती है उसमें सहायक होती है, यानी उसके नियंत्रण में सहायक होती है, मधुमेह की, हृदय स्वास्थ्य, कब्ज को दूर करने में और शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाती है। तो ये था हमारा इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब यहाँ से हमारा प्रॉपर जो टॉपिक होता है वो होता है स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि जो होता है बॉटनिकल क्लासिफिकेशन होता है वो हम देखते हैं इसका, कि जो इसकी फैमिली क्या होती है, कुल क्या होता है, ओरिजिन की बात करें, इसके साथ ही कुछ नॉर्मल बातें हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे इसकी जो फैमिली होती है वो मालवेसी होती है। बॉटनिकल नेम होता है इसका एबल मोस्कस एस्कुलेंटम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके साथ ही यदि हम बात करें इसके क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर होते हैं इसमें 2n बराबर 130, जो कि एक बहुगुणित होते हैं। और यदि हम बात करें इसके उत्पत्ति स्थान की, तो उत्पत्ति स्थान इसका होता है, वह क्या होता है उत्पत्ति स्थान, अफ्रीका। अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान होता है। यही अगर हम बात करें इसके खाने योग्य भाग की, तो खाने योग्य भाग होता है इसका फल, यानी कि जो कॉमन फल होता है वो इसका खाने योग्य भाग होता है। यदि हम बात करें फल का प्रकार कौन सा होता है, तो फल का प्रकार होता है इसका कैप्सूल, यानी कि फल प्रकार होता है कैप्सूल प्रकार का फल प्रकार होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम संपुट भी कहते हैं। तो ये भी इसका आंसर रहेगा, यानी कि। और इसके साथ यदि हम बात करें इसके अन्य नाम, तो अन्य नाम इसको हम ओकरा भी कहते हैं, भिंडी भी कहते हैं, लेडी फिंगर भी कहते हैं, और सब्जियों की रानी भी हम इसको कहते हैं। यदि इसकी बात करें कि ये मुख्य स्रोत किसका है, तो ये मुख्य स्रोत किसका है, ये है आयोडीन का, यानी कि कहाँ पे लिखूं मैं, आयोडीन का ये मुख्य स्रोत होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुख्य स्रोत ये किसका, आयोडीन का मुख्य स्रोत होता है। और ये एक प्रोटोगायनी पौधा होता है। ये मादा भाग जो होता है वो पहले परिपक्व होता है और नर भाग जो होता है वो बाद में परिपक्व होता है। यदि हम बात करेंगे विश्व में, यदि भारत का कौन सा स्थान है किसमें प्रोडक्शन में, यानी भिंडी के प्रोडक्शन में भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है पहला। और जो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा जो सब्जी निर्यात की जाती है वो होती है भिंडी, और पहली होती है प्याज। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम जो भिंडी हम निर्यात करें उसकी लगभग जो लंबाई होती है वो होनी चाहिए 6 से 8 सेंटीमीटर आपके लंबाई होनी चाहिए, यानी कि जो भिंडी हम निर्यात करते हैं उसकी लंबाई की बात करें। ऐसा नहीं है कि सारी भिंडी 6 से 8 सेंटीमीटर, जो भिंडी हम निर्यात करें उसकी लंबाई एवरेज जो लंबाई होती है वो यहाँ पे बताई गई है। परागण की बात करें तो इसमें बहुत परागण पाया जाता है, यानी कि इसमें क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है। पुष्पन जो होते हैं वो 45 दिन बाद इसमें पुष्पन आना शुरू होते हैं। तो ये थी इसकी नॉर्मल इंट्रोडक्शन की, जो कि हमने यहाँ पे चर्चा की। इनमें से भी आपको छोटा क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। कोमल फल, इसमें हम पोट्स वगैरह जो होते हैं वो खाने योग्य भाग होते हैं, इस पर हमने पहले ही चर्चा कर ली। टेम्परेचर और जलवायु की बात करते हैं, यानी कि क्लाइमेट की, तो भिंडी के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहता है।
टेम्परेचर इसके लिए होता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, यानी हल्का गर्म होना चाहिए, ज्यादा ही गर्म होना चाहिए। ठंड और पाला फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी अत्यधिक ठंड में ये फसल नहीं होती, ये सब्जी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी और भूमि की तैयारी, यानी कि इसके लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, कैसे हमें भूमि को तैयार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम सॉइल की बात करते हैं, तो भिंडी के लिए अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, जिसका पीएच जो है 6 से लेकर 7.5 होना चाहिए, जिस मिट्टी में पानी की और जल भराव वाली समस्या नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो भी सब्जी होती है सभी में ये आपको कॉमन लाइन लिख के आने की भारी मिट्टी नहीं होनी चाहिए और जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जल भराव वाली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रिपरेशन की, यानी भूमि तैयारी की। तो खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए, मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है, उसमें क्यारियां बनाई जाती है, उसमें खाद वगैरह जो होते हैं वो दिया जाता है। खेत को समतल किया जाता है, क्यारियां बनाई जाती है, खेत में गोबर की खाद दी जाती है। ये सब इसकी होगी भूमि की तैयारी, जो कि आपको नॉर्मली सब में सब्जियों में, क्योंकि जो सब्जियां होती है वो सभी में क्यारियां बनाकर की जाती है, तो आपको ये लाइन सभी में कॉमन लिख के आनी है। सभी में समतल करना, यानी कि समतल करेंगे तो सिंचाई की और बुआई में सभी में आसानी होगी, तो समतलीकरण 2 से 3 जुताई, ये सभी में आपको कॉमन लिख के आनी है। और अब हम बात करते हैं इसकी बुआई का समय और बीज दर, जो कि सभी में कॉमन नहीं होता है, ये सभी में अलग अलग होता है। यदि हम बात करें गर्मियों में, यदि हम यानी कि दो दो सीजन में हम इसको उगाते हैं, किसको, भिंडी को। एक तो हम इसको गर्मियों में उगाते हैं, एक हम इसको जो वर्षा ऋतु होती है, बरसात की जो सीजन होती है उसमें हम इसको उगाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गर्मी की फसल में हम कब उगाते हैं, तो फरवरी से मार्च में इसकी बुआई की जाती है। और यदि हम वही बात करें बरसात में, यानी कि यदि हम वर्षा ऋतु में खेती करना चाहते हैं तो जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। बीज दर कितने होने चाहिए, तो बीज दर आपके होने चाहिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यदि हम वही बात करें इसकी, ये तो होती है 8 से 10 किलोग्राम होती है यदि हम वर्षा ऋतु में बो रहे हैं, यानी कि ये तो है वर्षा ऋतु में यदि हम खेती कर रहे हैं तब बीज दर कितने होने चाहिए। और यदि हम वही बात करें ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बुआई कर रहे हैं तो उसमें बीज दर कितनी होनी चाहिए, 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नोट्स में नहीं लिखा है लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जो बच्चे पूरी क्लास देखेंगे उन्हीं को ये फायदा होगा कि जो एक नोट्स के अलावा भी जो एक्स्ट्रा ज्ञान होता है वो भी उनको मिलेगा, यानी नॉलेज बढ़ेगा उनका। तो पूरी क्लास आप जरूर देखा करें। तो इसमें जो बीज दर होती है वो भी आपको दो तरीके से याद रखनी है। एक तो गर्मियों में होती है, वो ज्यादा हम इसकी बुआई करते हैं, यानी बीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और सर्दी जो सॉरी जो वर्षा ऋतु में हम बुआई करते हैं उसमें बीज दर जो होते हैं वो हम कम रखते हैं। वेराइटियों की बात करें तो इसकी वेराइटियां वैसे तो बहुत होती है, लेकिन आपको नॉर्मल नॉर्मल इसकी वेराइटियां याद रखनी है। पूसा स्वानी, अर्का अनामिका, परभानी, कारांती, जो इसकी पीला मोजेक रोग के प्रतिरोधी वेराइटी होती है। और यदि हम इसकी कुछ और खास खास वेराइटियों की बात करें तो जिसमें आती है पूसा मखमली, पूसा सावनी, पंजाब पंदमनी, हर भजन, ये इसकी काफी लोकप्रिय वेराइटी है हर भजन। ये आपको एक याद होनी चाहिए। एक आपको याद होनी चाहिए अर्का अभय, और एक आपको याद होनी चाहिए वर्षा, आधुनिक, पांचाली, सुप्रिया, ये सभी इसी की वेराइटियां होती है। एक आपके आती है काशी लालिमा, जिसमें क्या होता है लाल रंग के फल लगते हैं इसमें, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये थी इसकी वेराइटियां जो आपको नॉर्मली याद रखनी है, ये 3 वेराइटियां और ये एक हरभजन आपको याद रखनी है मुख्यतः। और भी यदि आपको याद होती है तो आप रख सकते हैं जो मैंने पीछे बोली है। अब हम बात करते हैं इसके मैन्योर एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की, तो इसका खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करते हैं। तो 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद दी जाती है, 80 से 100 किलोग्राम जो नाइट्रोजन होता है वो दिया जाता है, जो कि आपको 2 से 3 भागों में विभाजित करके देना चाहिए। 50 किलोग्राम या आपके फास्फोरस और 50 किलोग्राम या आपके पोटाश इसमें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है, तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। इरिगेशन की बात करें तो बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए, फिर 5 से 7 दिन के अंतराल में सिंचाई की जाती है। फूल और फल बनते समय सिंचाई बहुत आवश्यक है, यानी कि ऐसे तो पहली सिंचाई तो आपको जब आप रोपाई कर रहे हो तब आपको तुरंत कर देनी चाहिए, ताकि वो अच्छे से वहां पे जो स्ट्रेस में ना आए, यानी कि अच्छे से वहां पे जो वातावरण के अनुसार वो अपने आप को ढाल ले। दूसरा, 5 से 7 दिन के अंतराल में आपको कंटिन्यू सिंचाई करनी है,
लेकिन यदि आप 5 से 7 दिन के अंतराल पर नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको जब फूल बन रहे हो, फल बन रहे हो, तब तो आपको सिंचाई करनी है क्योंकि वो बहुत ही आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं अंतर क्रियाओं की, तो निराई-गुड़ाई करनी चाहिए, खरपतवारों का नियंत्रण करना चाहिए, उचित दूरी मेंटेन करनी चाहिए, ये सभी में आप कॉमन चीजें लिख सकते हैं। कीट और रोगों की बात करते हैं, तो इसका जो प्रमुख जो कीट होता है वो होता है शूट एंड फ्रूट बोरर, यानी कि तना और जो फल छेदक होता है वो इसका प्रमुख कीट होता है। और इसका जो रोगजनक होता है वो होता है आपके एरिस वाइटेला, इसका रोगजनक होता है। और जो कि इसका सबसे खतरनाक कीट होता है, यानी कि यदि हम यहाँ पे लिखें कि कौन इसका जो रोगजनक होता है वो होता है एरिस, क्या होता है एरिस वाइटेला, यानी कि वाइटेला इसका होता है रोगजनक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एरिस वाइटेला इसका रोगजनक होता है। इसका नियंत्रण कीटनाशकों के छिड़काव से किया जाता है। दूसरा आता है एफिड, जो कि इमिडाक्लोप्रिड का हम प्रयोग करते हैं। एफिड इसमें ज्यादा नहीं लगता है, ये तो सभी में कॉमनली लगता है क्योंकि ये पत्तियों का रस चूसता है। लेकिन इसका जो मुख्य कीट आपको लिख के आना है वो आना है शूट एंड बोरर, यानी कि फ्रूट बोरर, जो कि आता है तना और फल छेदक कीट। और ये किसके कारण लगता है, रोगजनक भी हमने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आता है आपके डिजीज वाला पोर्शन, यानी कि इसमें आता है आपके एक तो येलो विन मोजेक वायरस, जिसे हम कहते हैं पित्त सीरा मोजेक वायरस, जो कि एक विषाणु के कारण होता है। इसका जो रोगजनक होता है वो होती है सफेद मक्खी, इसका रोगजनक होती है, यानी कि इसके कारण ये फैलता है। सफेद मक्खी इसका रोगजनक होती है। और इसके जो इसकी जो प्रतिरोधी वैरायटी की यदि हम बात करें तो इस वो होती है पूसा सावनी, यानी पूसा सावनी इसी की एक वैरायटी है जो इसके इस रोग के प्रतिरोधी होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पत्तियों पर पीली हो जाती है, इसका नियंत्रण के लिए प्रतिरोधी किस्में यानी पूसा सावनी, ये आपको यहाँ पे रोकना, और कीट नियंत्रण से वो किया जाता है, यानी कि फल मक्खी के कारण होता है। नेक्स्ट आता है आपके पाउडरी मिल्ड्यू में पत्तियां सफेद चूर्ण दिखाई देते हैं, तो ये भी आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। इसका नियंत्रण भी आप फफूंदनाशी का प्रयोग करके कर सकते हैं। एक इसमें होता है इनेशन लीफ कर्ल वायरस होता है, वो भी जो विषाणु के कारण होता है, और इसका भी रोगवाहक कौन होता है, जो सफेद मक्खी होती है, वो भी इसी का रोगवाहक होती है। अब हम बात करते हैं हार्वेस्टिंग एंड यील्ड की, यानी कटाई और उत्पादन की। तो भिंडी की कटाई कोमल अवस्था में करनी चाहिए, 2 से 3 अंतराल पर करनी चाहिए, यानी कि कटाई जो होती है वो 2 से 3 दिन के अंतराल में आपको कंटिन्यू कटाई आपको करनी चाहिए। औसत उपज जो होती है वो 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपके इसमें उपज देखने को मिलती है। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने भिंडी के बारे में संपूर्ण चर्चा की, और इससे आसान आपको कोई नहीं समझा पाएगा। यानी कि जो मैंने एक वैरायटी बताई थी आपको हर भजन, तो हर भजन आपके एक तो मटर की भी वैरायटी होती है और एक आपके भिंडी की भी वैरायटी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए डाउट। यानी हर भजन जो है वो भिंडी की भी वैरायटी है और इसके साथ ही जो मटर है उसकी भी ये वैरायटी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने भिंडी के बारे में संपूर्ण चर्चा की। बहुत ही जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उन पर भी चर्चा की, उसके अलावा भी हमने चर्चा की। तो ये क्लास जो है वो केवल आपके बीएससी के लिए नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करें तो उसके लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने यदि क्लास को यहाँ तक देखा होगा तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि आप क्लास देखते हो, नोट्स बनाते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, फिर आपको क्लास वापस नहीं मिलती, नेक्स्ट क्लास आपको नहीं मिलती है। इसके लिए क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो जल्दी मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों।